गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं लक्ष्मी मैडम। पिछले दिन मैं आपको पढ़ाई थी बड़े भाई साहब का ऊपरी पहला भाग, जिसमें कही थी कि लेखक जब भी कहीं बाहर से आता था तो बड़े भाई साहब पर नज़र पड़ती थी तो नंगी तलवार जैसा उनका अनुभव होता था कि हर समय मेरे सिर पर नंगी तलवार लटकी, यानी हर समय संकट में घिरा डालता था। सालाना इम्तहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया, यानी लेखक पास हो गया और प्रथम दर्जे से अव्वल आया। और मेरे और उनके बीच केवल अब 2 साल का अंतर रह गया। जी मैं आया भाई साहब को आड़े हाथों लूँ, यानी भाई साहब से जवाब मांगूं, किंतु आपकी वह घोर तपस्या और पूछूं कि आपकी घोर तपस्या कहाँ गई। मुझे देखिए मज़े से खेलता भी रहा। ये लेखक के मन में विचार आता है कि मैं अपने भाई साहब से पूछूं कि आपने दिन रात एक करके पढ़ा तो क्या रिजल्ट हुआ। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे, यानी लेखक के बड़े भाई साहब इतने उदास थे कि उनसे उनको हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार बदल दिया। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान बढ़ा। लेखक पहले प्रथम दर्जे से अव्वल आने के कारण उनको अपने आप पर आत्म अभिमान हो गया और आत्मसम्मान अपने मन में बढ़ने लगा। भाई साहब का वह रौब मुझ पर ना रहा। बड़े भाई साहब जो है कुछ कम पड़ गए डांट फटकार में। आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था कि मैं तो नहीं भी पढ़ता तो भी मैं प्रथम दर्जे से अव्वल आ गया। यह सोच करके लेखक जो है अब आज़ादी महसूस करने लगा। अगर उन्होंने मेरी फिर से फजीहत की तो साफ कह दूंगा। लेखक कहता करे अगर बड़े भाई साहब फिर से दोबारा मुझे कुछ उपदेश देने की कोशिश करेंगे तो मैं उनसे कहूँगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जवान से यह हेकड़ी जताने का साहस होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब वह आतंक मुझ पर नहीं था, यानी भाई साहब का अब उतना गुस्सा इन पे नहीं रहता था। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। भाई साहब एक दिन लेखक सुबह सुबह ही खेलने के लिए निकल गया और सुबह से 10 बजे तक गुल्ली डंडा खेला और हॉस्टल में जब खाने का समय हुआ तभी वो वापस लौटा। आते देख करके लेखक का गुस्सा तेवर हो गया और वो लेखक पर बड़े भाई साहब का गुस्सा तेवर हो गया और वे लेखक पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है। वो अपना उस पर रौब जमाने लगे। मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा। वो उपदेश देने लगे लेखक को, तुम्हारी क्या हस्ती, इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यूं ही पढ़ गए। महज इम्तहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। बड़े भाई साहब उन्हें समझाने लगे कि केवल किताबी ज्ञान को जरूरी नहीं है, किताबी ज्ञान के साथ साथ मनुष्य को कुछ बुद्धि भी होनी चाहिए और पढ़ने का क्या मतलब है ये समझना चाहिए। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजा को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रव्यूह नहीं कहते। संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। यानी रावण के बारे में उनको बताने लगे डिटेल से कि रावण ऐसा था, उसको ये घमंड था, उसका ये पराक्रम था, लेकिन घमंड से उसका नाम निशान तक मिट गया था। उसे चुल्लू भर पानी देने वाला भी कोई नहीं बचा। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे पर अभिमान न करे, इतराए नहीं। यानी लेखक को ये उपदेश दे रहे थे कि तुम रावण की तरह घमंड मत करो, नहीं तो जैसे रावण बर्बाद हुआ था वैसे ही तुम भी बर्बाद हो जाओगे। अभिमान किया और दिन दुखी दुनिया दोनों से गया था। अभिमान करने से उसी तरह से तुम भी चले जाओगे। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग उससे नरक में ढकेल दिया गया। शाहे रूम ने भी एक बार अहंकार किया था, यानी पुरानी कथाएं उनसे दोहराने लगा। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, दिमाग बदल गया है। तब तो तुम आगे बढ़ चुके हो।
यह समझ लो अब तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए, अंधे के हाथ बटेर लग गई। अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब होता है अयोग्य व्यक्ति को कोई अच्छी चीज़ें मिल जाना। ये व्यंग कर रहे थे लेखक पर बड़े भाई साहब, मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, इससे कोई सफल नहीं खिलाड़ी नहीं हो सकता है। तो लेखक को उपदेश देते हुए बड़े भाई साहब कहते हैं कि कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, अचानक से कोई किसी की जीत हो जाती है। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए, यानी कभी भी वो फेल ना हो, तब तुम अच्छे विद्यार्थी कहलाओगे। ऐसा नहीं कि एक बार तुम पास कर गया तो इतना घमंड दिखाने लगे। मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। भाई साहब अब अपने बारे में कहने लगे कि तुम सोचते हो कि भाई साहब क्यों फेल हो गए, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं 8वीं कक्षा में हूँ, तुम अगर 8वीं कक्षा में जाओगे तो वहाँ उस सिलेबस को देख करके तुम्हारे पसीने आने लगेंगे। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, बादशाह के नाम याद रखना पड़ेगा। यानी कहने लगे कि ऊंची कक्षा की जब किताबें पढ़ोगे तो तुम्हें होश ठिकाने आ जाएंगे। दर्जनों तो जेम्स हुए, दर्जनों विलियम, दिमाग चक्कर खाने लगता है। यानी ऊंची कक्षा की पाठ को पढ़ने के में क्या होता है, दिमाग चक्कर खाने लगता है। आंधी रोग लग जाती है, यानी रतौंधी भी हो जाती है पढ़ते पढ़ते। इस अभागों को नाम भी न जुड़ते थे, एक ही नाम के पीछे दोयम सोयम चहारुम पंचुम। यानी हिस्ट्री में जो चार्ल्स प्रथम है, नेपोलियन पर है फर्स्ट, ऐसा जो लिखा हुआ होता उसी के बारे में कहते कि इन्होंने कैसा नाम रख लिया था जो कि याद करने में भी नहीं बनता। और ज्योमेट्री तो बस खुदा ही पनाह, अब जो लिख दिया तो सारे नंबर गलत हो गए। यानी एक वर्ण अगर गलत लिखा गया तो सारे में मैथ गलत हो जाते हैं। इस तरह से उनको सबक सिखाने लगे, उपदेश देने लगे। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, उसमें क्या रखा है, मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें। तो लेखक जो है अब क्या करता है, अपने भाई साहब के रिजल्ट को देख करके वीक्षक पर ये व्यंग कसते हैं कि वीक्षक को क्या होता है, वो तो पढ़ते लिखते हैं नहीं, जहाँ मोटी मोटी अक्षरें रहती है उसको देख करके जांच करके नंबर दे देते हैं। इस रेखा पर अब लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होता, पूछिए इससे प्रयोजन, दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से, लेकिन परीक्षा में पास होना है तो सब कुराफात याद करनी पड़ेगी। यानी भाई साहब जो है लेखक को उपदेश देने लगे कि मैथ इतनी टेढ़ी मेरी होती है, इसे तुमको याद करना ही पड़ेगा। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। अब आप कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है, इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें। तो लेखक कहता है कि वीक्षक का क्या, वो तो एक टॉपिक्स दे देते हैं, विद्यार्थी को बोल देते हैं कितना 4 पन्ना लिखो, लेकिन उस 4 पन्नों को लिखने की जरूरत, मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ। यह तो समय की किफ़ायत नहीं, समय की बर्बादी है। व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया जाए कि नहीं भी आ रहा है तो 4 पन्ना तुम लिखो, ये ज़बरदस्ती होता है शिक्षक का काम करवाना। आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखे, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के, यानी पूरा पूरा पेज लिखना है। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या। अनर्थ तो यह कहा गया जाता है कि संक्षेप में लिखो, समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों में से कम ना हो। ठीक, संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए। ये थोड़ा व्यंग करता है कि अगर लिखते हैं, शिक्षक होमवर्क देते हैं कि समय की पाबंदी पर निबंध संक्षेप में 4 पन्ना लिखो, तो जब संक्षेप 4 पन्ना हुआ तो विस्तृत में कितना पन्ना होना चाहिए, 9-10 पन्ने लिखवाते। तेज दौड़िए और धीरे धीरे भी, उल्टी बात है या नहीं। बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं। शिक्षक पर व्यंग कर रहे बड़े भाई साहब, उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। लेखक को ये कहता है कि शिक्षक तो ऐसे टास्क देते हैं और अपने पे दावा करते हैं कि हम अध्यापक हैं। उन्हें ये मालूम नहीं कि संक्षेप में 4 पन्ना कैसे होता है, ये उनका कहना है। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। पापड़ बेलना भी मुहावरा है, क्या होता है, कठिन परिश्रम करना। तब आटे दाल का भाव मालूम होगा, इस वास्तविकता का अनुभव होना। आटे दाल का भाव सारे मुहावरे हैं, मुहावरे का अर्थ आप लोग पढ़े होंगे, इससे इसका अर्थ समझोगे।
इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पाँव नहीं रखते। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। अब लेखक को समझा रहे बड़े भाई साहब, भले ही मैं बहुत बार फेल हो चुका हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ और मुझे तुमसे संसार का ज़्यादा अनुभव भी है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधिए, नहीं तो पछताइएगा। ये लेखक को नसीहत दे रहे थे बड़े भाई साहब। स्कूल का समय निकट था, यानी 10 बजे तो खाना खाने ही आए थे लेखक। नहीं जाने यही उपदेश माला कब समाप्त हो। लेखक के मन में लेखक मन ही मन बोल रहा, पता नहीं भाई साहब का ये उपदेश माला कब समाप्त होगी। भोजन आज मुझे निस्वाद लग रहा था। यानी भाई साहब के जो इतना बोले जा रहे थे खाते समय, तो लेखक को भोजन का कुछ स्वाद अनुभव नहीं हो रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार, तो फेल हो जाने पर तो प्राण ही ले लिए जाए। लेखक कहता मन ही मन कि अगर पास हुए तब तो इतना ये तिरस्कार कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, और अगर फेल होते तो पता नहीं ये जान ले लेते, क्या करते। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा, उसने मुझे भयभीत कर दिया। यानी भाई साहब ने जो बताया कि मेरे दर्जे में जाओगे तो ऐसे मैथ पढ़ना पड़ेगा, ऐसे हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, तो लेखक डर गया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है, लेकिन इतने तिरस्कार पढ़ हुई पुस्तकों में मेरी और रुचि ज्यों क्यों त्यों बनी रही। कहता भाई साहब के इतने उपदेश तो सुन लिए, नसीहत सुन लिया, लेकिन मुझ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। खेल कूद का वही अवसर हाथ से न जाने देता, पढ़ता भी मगर बहुत कम। बस इतना कि रोज टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। बस लेखक ये उद्देश्य बना लिए थे पढ़ने का कि जितना होमवर्क मिलता है उतना होमवर्क बना लूँ, ताकि क्लास में टीचरों से पनिशमेंट ना मिले। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया। लेखक को अपने आप पर जो कॉन्फिडेंस बना था वो खत्म होने लगा और फिर चोरों का सा जीवन काटने लगा। यानी भाई साहब से बच बच कर निकलने लगा। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संजोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ, फिर भाई साहब फेल हो गए। कुछ एक साल बाद फिर एक वार्षिक परीक्षा हुई, बड़े भाई साहब फेल हो गए और लेखक पास हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की, पर ना जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया, यानी प्रथम आ गया। मुझे खुद आश्चर्य हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया, प्राण के अंत तक परिश्रम किया। कोर्स का एक एक सब चाट गए। 10 बजे रात तक इधर और 4 बजे भोर से 6 बजे 9:30 बजे तक स्कूल जाने से पहले तक, यानी एनी टाइम भाई साहब, बड़े भाई साहब किताब लेकर ही बैठे रहते थे। मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उस पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब कितना दुख न होता, लेकिन विधि की बात को कौन टाले। तो बच्चों, इस कहानी का निष्कर्ष यही है कि बड़े भाई साहब जो है दिन रात किताब पकड़े रहते थे। छोटे भाई साहब खेल कूद के बाद थोड़ी ही देर पढ़ते थे, लेकिन वो अपने दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करके एकाग्र करके पढ़ते थे, जिसके कारण वे अपने वर्ग में अव्वल आते थे। किंतु भाई साहब किताबी कीड़ा हो गए थे। बैठे तो रहते थे परंतु उन्हें कोई चीज़ याद नहीं होता, जिसके कारण वो फेल होते गए। फेल होते होते दोनों समान कक्षा में आ गए। तो मैं यहाँ तक पढ़ा दी। अगला चैप्टर, ये अगला पेज मैं अगले दिन पढ़ाऊँगी। ठीक, इतने कहानी को आप लोग ध्यानपूर्वक